हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मोटी मोटी जानकारी क्या है वहां पर डिस्कस की थी। दोस्तों, आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल के बारे में क्या है हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम नगर नियोजन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में देखते हैं तो जैसे आज हम आधुनिक शहर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, शहरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ जो आज हम हर घर में शौचालय देख रहे हैं, स्नानागार देख रहे हैं, नहाने और पीने खाने की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, है ना दोस्तों, रसोई घर देख रहे हैं, शौचालय देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी व्यवस्थाएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाती है। तो आज जो हमारी जो आदर्श स्मार्ट सिटी योजना जो चल रही है, उस समय यह स्मार्ट सिटी योजना हमें 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी ही अपनी नगर नियोजन व्यवस्था की से जानी जाती है। आज हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो आप देखेंगे कि इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह दो भागों में बटा है। वह दो भागों में बटा है। आप देख लेंगे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीला आप देखें कि जो पश्चिमी टीला है इसमें शासक एवं संबंधित व्यक्ति क्या है यहां पर रह रहे हैं और इसी को क्या कहा जाता है, दुर्ग टीला कहा जा रहा है। इसको दुर्ग टीला, इसको क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको दुर्ग टीला कहा जा रहा है। फिर हम देख लेते हैं कि जो पूर्वी टीला है इसको निचला शहर कहा जाता है। इसको निचला शहर कहा जाता है। और इसमें देख लेंगे कि इसमें सामान्य जनता, दूसरा इसमें व्यापारी और इसमें श्रमिक लोग क्या हैं, निवास कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है हमने दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला है इसको दुर्ग टीला कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में जो शासन कर रहे हैं और शासन से संबंधित जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी टीला में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्र है पूर्वी टीला दोस्तों, इसको निचला शहर कहा जा रहा है। और इसको निचला शहर कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, सामान्य जनता रह रही है, सामान्य लोग रह रहे हैं, यहां पर व्यापारी रह रहे हैं, यहां पर शिल्प उद्योग से संबंधित जो श्रमिक हैं कहीं ना कहीं वो यहां पर क्या है, निवास कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर व्यवस्था में हमने संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में बांट के यहां पर देख लिया। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो दुर्ग टीला है, जो दुर्ग टीला है यह रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग हैं, उन्हें युद्धों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह सुरक्षा को विशेष महत्व देते हैं। वह युद्धों में विश्वास नहीं करते हैं, वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो आप देखेंगे यानी जो दुर्ग टीला है जहां शासन संबंधित व्यक्ति यहां पर निवास कर रहे हैं, शासक निवास कर रहा है, उनसे रिलेटिव निवास कर रहे हैं, तो उन सबकी सुरक्षा के लिए दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है जिसे रक्षा दीवार कहा जाता है। मान लो ऐसा कोई एक दुर्ग है, ऐसा यहां पर कोई एक दुर्ग है, ऐसा इस टाइप का। तो यहां इसको सुरक्षा देने के लिए इस दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई और उस दीवार में आप देखेंगे कि जगह जगह इस टाइप में क्या है, दिशाओं में क्या है, द्वार बनाए गए जिन्हें तोरण या द्वार कहा जा रहा है। और यहां पर कुछ व्यक्ति क्या है, पहरेदारी कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति क्या हैं, जो दरवाजे हैं, जो रक्षा दीवार के दरवाजे हैं, तोरण है, द्वार है,
उनकी क्या है, सुरक्षा में क्या है, पहरेदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्ग को सुरक्षा देने के लिए क्या है, दीवार बनाई गई है और वहां पर जगह जगह गेट मिल रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, सुरक्षा पहरेदारी कर रहे हैं। और यह जो दीवार है वो लगभग 12 मीटर ऊंची है। कितनी है दोस्तों, 12 मीटर ऊंची है। तो जो दुर्ग टीला है रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और फिर हम वहीं देखेंगे कि जो पूर्वी टीला है, जो दोस्तों पूर्वी टीला है, जो पूर्वी टीला है, आप देखेंगे कि पूर्वी टीला में किसी भी प्रकार की जो रक्षा दीवार है, किसी प्रकार की जो रक्षा दीवार है वो नहीं पाई जा रही। यानी पूर्वी टीले में जहां सामान्य जनता, श्रमिक और व्यापारी क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और यहां पर क्या है, किसी भी प्रकार की क्या है, कोई रक्षा दीवार यहां पर नहीं पाई जा रही। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ क्या है, अपवाद भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, एक मिनट दोस्तों, आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अपवाद हैं। जैसे आप देखेंगे काली लोथल देखेंगे, जैसे लोथल एवं सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो यहां पर देखेंगे कि लोथल और सुरकोटदा है, इसमें दुर्ग व शहर, दुर्ग एवं शहर एक ही रक्षा दीवार से क्या है, एक ही रक्षा दीवार यहां पर क्या है, बनाई गई। चाहे शासक हो या शहर हो, कहीं ना कहीं इन चारों की तरफ एक ही रक्षा दीवार बनाई गई है। और रक्षा दीवार के अंदर ही वहां पर शासक वर्ग देखने को मिल जाएंगे वहां पर, और जो शहर हैं जिसमें सामान्य लोग, व्यापारी, श्रमिक रहे हैं, वो भी वहां देखने को मिल जाएंगे। तो लोथल और सुरकोटदा। फिर आप देखेंगे ऐसे ही अपवाद में आप देखेंगे दोस्तों कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा, वहां आप देखेंगे कि जो शासक वर्ग है, यानी वहां दुर्ग, दुर्ग एवं शहर की अपनी अलग अलग रक्षा दीवार है। अपनी क्या है, अलग अलग, अलग अलग रक्षा दीवार है। तो यहां पर क्या है, यानी कालीबंगा में क्या है, जो शासक वर्ग रह रहे हैं, यानी जो दुर्ग है उनकी भी एक अपनी अलग रक्षा दीवार है, और जो निचला शहर है वहां पर जो सामान्य लोग रहे हैं उनकी भी क्या है, अपनी एक रक्षा दीवार है। तो कालीबंगा में जो रक्षा दीवार है दुर्ग एवं शहर की हमें अलग अलग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वहीं आप देख लेंगे कि धौलावीरा की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा में आप देखेंगे कि जो नगर है, धौलावीरा में नगर को 3 भागों में वहां पर क्या है, बांट दिया गया है। धौलावीरा में नगर को 3 भागों में बांट दिया गया है। आप देखेंगे यहां पर धौलावीरा, धौलावीरा, और यहां धौलावीरा में आप देखेंगे उत्तम, मध्य और निम्न। तो धौलावीरा में जो नगर व्यवस्था है इनको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, उत्तम नगर व्यवस्था, मध्यम नगर व्यवस्था और निम्न नगर व्यवस्था। तो धौलावीरा में हमको यह व्यवस्था देखने को मिल रही है। फिर आप देखेंगे चनहूदड़ो, चनहूदड़ो में क्या व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। तो देखेंगे दोस्तों चनहूदड़ो में किसी प्रकार का कोई दुर्गीकृत व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी दुर्गीकृत व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। तो चनहूदड़ो में हमें दुर्गीकृत व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में हमें यह भी क्या है, नगर व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो तीसरा जो पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि भवनों का निर्माण, यहां पर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन बन रहे हैं वो 2 मंजिला भवनों का निर्माण हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन बन रहे हैं और उन भवनों का निर्माण क्या है, 2 मंजिला भवन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर हमें क्या है देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे यानी
नीचे से आप ऊपर जाने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं सीढ़ियों की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। यहां सीढ़ियों की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। और कहां देखने को मिल रही है? यह हमें उस सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में देखने को मिल रही है। तो देखो दोस्तों, क्या बेहतरीन उदाहरण हमें ये 4000 साल पहले देखने को मिल रहा है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवनों का निर्माण मिल रहा है हमें, यहां पर देखेंगे, यानी भवनों के निर्माण में, भवनों का निर्माण जो आपका 4th पॉइंट है, उसमें देखेंगे कि यहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग। दोस्तों, आज हम जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें जो जरूरत पड़ती है, जैसे ईंटें, सीमेंट, बालू, बजरी, कंक्रीट, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पर आदर्श उदाहरण हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ सीमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन सीमेंट की जगह यहाँ दूसरा रॉ मटेरियल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पक्की ईंटें हमें यहाँ जरूर देखने को मिल रही हैं, जो आज हम उपयोग करते हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। कहीं ना कहीं पक्की ईंटें हमें यहाँ 4000 साल पहले देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। फिर हम दोस्तों देख लेंगे कि पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए यहाँ पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए यहाँ पर मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जा रहा है। मिट्टी के गारे का प्रयोग यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। जैसे दोस्तों, जब हम दीवार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ईंटों से ईंटों को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या है? सीमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट, बजरी, बालू, ये सब हमें क्या है? जरूरत पड़ती है। तो ये रॉ मटेरियल है। तो ईंटों को जोड़ने के लिए यहाँ सीमेंट तो है नहीं, लेकिन वो वहां क्या कर रहे हैं? इसका प्रयोग गीली मिट्टी का गारे का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीली मिट्टी के क्या है? गारे का प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहां का जो फर्श है वो क्या है? कच्चा है। कच्चा देखने को मिलेगा। और फर्श कैसा देखने को मिलेगा? यहां पर हमें फर्श कच्चा देखने को मिलेगा। यानी भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हो रहा है, गीली मिट्टी गारे का प्रयोग किया जा रहा है, और जो फर्श है वह हमें कच्चा देखने को मिलेगा। लेकिन कालीबंगा एक अपवाद है। लेकिन इसमें क्या है? एक अपवाद है, और वह अपवाद है कालीबंगा का फर्श। कालीबंगा का फर्श। अब सर, ये कालीबंगा का फर्श क्या है? आप देखेंगे कि जो कालीबंगा का जो फर्श है वो पक्का फर्श है। वो कैसा है? पक्का फर्श है। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में यह जो फर्श है वो अलंकृत है। यह पूरी सिंधु सभ्यता में जो फर्श मिला है वो कैसा है? अलंकृत है। यानी इस फर्श में क्या है? ईंटों का एक तरीके से डिजाइन निकला हुआ है। नीचे जो फर्श है उसमें क्या है? एक ईंटों का एक तरीके से डिजाइन टाइप की क्या है? ईंटें वहां पर बिछाई गई हैं। जो फर्श है वो पक्का एक तरीके से और डिजाइनीकृत है। ठीक है। तो यह एक तरीके से अपवाद है जो कहां पाया जा रहा है? कालीबंगा में पाया जा रहा है। दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं कि जो ईंटें जो प्रयोग में की जा रही हैं, यानी भवनों के कोनों में आप देखेंगे कि जो भवनों के कोनों में एल टाइप की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। एल टाइप की ईंटों को क्या किया जा रहा है? वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। यानी जो भवन का जो दीवार का जो कोना होता है उसमें ईंट फंसाने के लिए उन्होंने क्या है? एल टाइप की क्या है? ईंटों का एक तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। तो यह प्रयोग हमें कहां मिल रहा है? इस सभ्यता में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। नालियों की क्या है? ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। और कहीं ना कहीं जब नालियों का निर्माण हो रहा है तो नालियों के निर्माण में ईंटों को जोड़ने के लिए वह जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? वहां पर जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है। या नालियों के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग, वहां गीली मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पानी के साथ गीली मिट्टी क्या है? बह जाएगी। तो वहां पर क्या कर रहे हैं? ये लोग जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। यानी नाली बनाई जा रही हैं और ग्रिड पद्धति में बनाई जा रही हैं। घरों का जो जल निकास, जो गंदा पानी है, जो कहीं ना कहीं बरसात का पानी है, उसको निकालने के लिए जो नालियां बनाई जा रही हैं
और जो नालियां बनाई जा रही हैं वो ग्रिड पद्धति पे बनाई जा रही हैं। तो ईंटों को जोड़ने के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और वहां किसका प्रयोग कर रहे हैं, यह है जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो बृहद स्नानागार मिला है, जो बृहद स्नानागार मिला है, और वह कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जैसा कि आपको पता है। तो जो स्नानागार मिला है इसमें बिटुमिनेंस का प्रयोग किया गया है, इसमें बिटुमिनेंस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हमें यह जानकारी इस सभ्यता में देखने को मिल रही है कि बृहद स्नानागार में बिटुमिनेंस का क्या है, प्रयोग यहां पर किया गया है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो पक्की ईंटों का जो आकार था, पक्की ईंटों का जो आकार था, पक्की ईंटों का जो आकार था वह 4:2:1 के फॉर्म में था। यानी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया था सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का आकार क्या था, तो 4:2:1 अनुपात में यहां पर क्या है, ईंटें पाई जा रही हैं। फिर आप देख लेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्तंभ है, जो स्तंभों का आकार, जो आकार है वो कैसा है दोस्तों, वर्गाकार है। वो क्या है, वर्गाकार है। दोस्तों आप पिलर देख लेते हैं, जब बिल्डिंग बनती है तो पिलर देख लेते हैं, कोई चौकोर होता है, कोई गोल होता है, कोई चतुर, ऐसे मतलब होता है। तो वहां पर जो स्तंभ है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो भवन निर्माण आप देख रहे हैं, तो जो इनका जो आकार है वो कैसा है, वर्गाकार है। फिर आप दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर प्रत्येक घर में शौचालय, दोस्तों कितनी उत्तम प्रकार की व्यवस्था है जो आज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। वो शौचालय की व्यवस्था हमें 4000 साल पहले देखने को मिल रही है, और हर घर में कहीं ना कहीं शौचालय हमें देखने को मिल रहा है। तो शौचालय वहां देखने को मिल रहा है, वहां रसोई यानी किचन वहां देखने को मिल जा रही है, रसोई, और कुओं का निर्माण हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। शौचालय मिल रहा है, रसोई मिल रही है, कुआं का निर्माण मिल रहा है, आंगन मिल रहा है वहां पर, आंगन, यह सब व्यवस्था हमें सिंधु घाटी की नगर नियोजन व्यवस्था में हमें क्या है दोस्तों देखने को मिल रही है। और देख लेते हैं दोस्तों हमें और क्या क्या मिल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और जो सड़कें हैं वो शतरंज के चेस बोर्ड की तरह क्या है, समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक सड़कों का विस्तार किया गया है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है, सड़कें यहां पर बनाई गई हैं। तो यहां पर हमें पक्की सड़कें देखने को मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी दोस्तों, यहां पर पक्की सड़कें हमें देखने को मिल जाएंगी। कुछ अपवाद भी है जहां कच्ची सड़कें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता में सड़कों का जो विकास है वो शतरंज के चेस बोर्ड की भांति यानी एक सुनियोजित टाइप की, व्यवस्थित टाइप की यहाँ पर हमें संचार व्यवस्था के जो साधन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी सड़कें समकोण पर यहाँ पर काट रही। वहीं पर देख लेंगे कि दोस्तों जल निकास के लिए यहाँ पर नालियों का निर्माण नालियों का जो निर्माण है वो ग्रिड पद्धति पे किया गया है, ग्रिड पद्धति पे किया गया है।
और दोस्तों ग्रिड पद्धति पे नालियों का निर्माण किया गया और जगह जगह इन पर कूड़ा करकट, यानी जो नालियों में कूड़ा करकट या जो कचरा आ जाता है, जिससे क्या है पानी अवरुद्ध हो जाता है और बाहर फैल जाता है। तो इस सारी समस्या को दूर करने के लिए जो ग्रिड पद्धति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो कूड़ा करकट है इसको क्या है एक जगह रोकने के लिए इसमें जगह जगह क्या बनाए गए हैं दोस्तों, मैन होल बनाए गए हैं। इसमें जगह जगह मैन होल बनाए गए हैं और जगह जगह जो मैनहोल बनाए गए हैं, जैसा कि दोस्तों आज हमारे यहाँ सीवर लाइन देखने को मिल जाती है, तो यहाँ आप देख लेंगे कि यहाँ पर मैनहोल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं वह जो नाली में से क्या है कचरा उठा लिया जाता है और जो नाली की जो जल निकास प्रणाली है वो बेहतर बनी रहती है। वहां किसी प्रकार का कोई अवरोध वहां पर देखने को वहां पर नहीं मिल रहा है। तो नालियों का निर्माण भी यहाँ पर ग्रिड पद्धति पे हो रहा है। फिर आप देख लेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य दरवाजे हैं, घरों के जो दरवाजे हैं, यानी घरों के दरवाजे, जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, वो सड़कों की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलते थे, अंदर की ओर खुलते थे। यानी सिंधु सभ्यता में आप नगर व्यवस्थाएं देखेंगे तो जो हमारे घर के जो दरवाजे हैं, जैसे आप खोलेंगे तो अंदर की तरफ वो क्या है, जो दरवाजे हैं जो गेट हैं वो अंदर की तरफ खुलेंगे, ना कि बाहर की तरफ, ना कि बाहर की तरफ। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहीं आप कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे। अपवाद, अपवाद क्या है, लोथल, लोथल। और लोथल में क्या था कि जो घरों के दरवाजे थे वो बाहर की ओर खुलते थे, बाहर की ओर खुलते थे, बाहर की ओर खुलते थे। जो घरों के दरवाजे थे लोथल के, जो एक अपवाद है सिंधु सभ्यता में, इसके दरवाजे क्या हैं, बाहर की ओर खुलते थे। तो यह सब व्यवस्था हमें सिंधु घाटी व्यवस्था में देखने को मिल जाती है, जो उस समय की उत्तम व्यवस्था हमें देखने को। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों आज जो स्मार्ट सिटी योजना जो चल रही है, यह एक स्मार्ट सिटी योजना का क्या है, आदर्श प्रस्तुत कर रही है और यह लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए जो सिंधु सभ्यता है अपनी नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, नगर व्यवस्था है, नगर नियोजन व्यवस्था है। तो दोस्तों हमने देख लिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी इस प्रकार निष्कर्ष अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आदर्श उदाहरण, जो आदर्श जो उदाहरण है स्मार्ट सिटी योजना का प्रस्तुत करती है। स्मार्ट सिटी योजना का क्या है, पेश करती है। तो दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था क्या है पढ़ लिए। अब दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण स्थलों की जो खुदाई की गई है और उनसे जो साक्ष्य मिले हैं, हमें उनके बारे में अब डिस्कस करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, अब उनके बारे में क्या है, डिस्कस करना है। तो दोस्तों अब हमें महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल हैं जो खोजे गए हैं, जिनकी खुदाई की गई है, अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। हम नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी की पढ़ चुके हैं। अब हमें महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक जो स्थल हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है हमारा वह है हड़प्पा। हड़प्पा यानी हड़प्पा एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर है। दोस्तों चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले कोई व्यक्ति थे, वो कौन थे, वो आप आंसर करेंगे दोस्तों कमेंट में। अब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले। दोस्तों आप देखेंगे कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के
वर्तमान में साहिवाल जिला, वर्तमान में आप देखेंगे साहिवाल जिला। और उस समय कौन सा किस जिले के नाम से जाना जाता था? तो मोंटगोमरी जिला। ठीक है दोस्तों, साहिवाल जिले को उस समय क्या कहा जाता था? मोंटगोमरी जिला, लेकिन आज इसका नाम क्या है वर्तमान में? साहिवाल जिला। दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसकी यह जो हड़प्पा है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह देख लेंगे, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी जो हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों, रावी नदी किनारे यानी हम नदी देख लेते हैं। फिर हम देख लेंगे कि दोस्तों इसकी खोज किसके द्वारा की गई, यानी इसकी जो खोज है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई। तो आप देखें कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई और हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। और दोस्तों दयाराम साहनी ने क्या है इस स्थल की खोज की और किसके निर्देशन में की? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या है खोज की। दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम देख लेते हैं, कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। किसे कहा जा रहा है? तो यह हड़प्पा सभ्यता को कहा जा रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं इसको क्या कहा जा रहा है? इसको तोरण द्वार का नगर, यानी कहीं ना कहीं तोरण द्वार के मतलब तोरण जो द्वार था वो इस सभ्यता प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार था, तो इसी के नाम पर कहा गया कि यह तोरण द्वार का क्या है एक नगर है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम के बारे में आपको जानकारी हो गई। इसको अर्ध औद्योगिक नगर और तोरण द्वार का क्या है नगर कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यह सब जानकारी मोटी मोटी यहां पर हमने क्या है देख ली है। फिर हम देख लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, यानी इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की क्या है दोस्तों, हम विशेषताओं के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी जो हड़प्पा है, हड़प्पा प्रथम उत्खनित नगर, यानी पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो स्थल की जानकारी हुई थी दोस्तों वह स्थल ही क्या था? हड़प्पा था। तो आप देखेंगे हड़प्पा जो स्थल है यह प्रथम उत्खनित नगर है। तो यह जानकारी हमें इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा पॉइंट हम देख लेंगे, यह सभ्यता का इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा नगर जो लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्या है फैला हुआ है। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है एरिया में क्या है यह एक तरीके से विस्तारित है। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला यह प्रथम उत्खनित नगर है, दूसरा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो 5 किलोमीटर एरिया के में क्या है विस्तृत है। अब दोस्तों हम आगे के और पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें 6-6 की पंक्ति में, यानी इसमें आप देखेंगे 6-6 की पंक्ति में
अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों अन्नागार के साक्ष्य होने का मतलब है कि इस समय कृषि व्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है, बहुत ज्यादा विकसित है। क्या है? बहुत ज्यादा विकसित है। तभी तो यहाँ अन्नागार के साक्ष्य में यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग बाग अपने उपयोग में, जितना उनका उपयोग में जो अनाज आ रहा है उसको छोड़कर जो शेष बच रहा है वो कहीं ना कहीं इस अन्नागार में क्या कर रहे हैं? सुरक्षित रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? 6-6 पंक्ति में यहाँ पर अन्नागार यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 18 वृत्ताकार चबूतरे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ वृत्ताकार चबूतरे देखने को मिल रहे हैं। चबूतरे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। और इन चबूतरे में ओखली मिल रही है। क्या मिल रही है? ओखली मिल रही है। यानी एक चबूतरा है इस टाइप का, और इसमें बीच में कहीं ना कहीं एक ओखली ऐसी फिट कर दी गई है। और इस ओखली में आप देखेंगे गेहूं, जौ और धान की भूसी। धान की भूसी भी क्या है? यहां देखने को मिल रही है। तो यहां पर हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे देखने को मिल रहे हैं। और इन चबूतरों में आप देखेंगे हर एक चबूतरे में एक ओखली फिट है, और उस ओखली में आप देखेंगे कुछ गेहूं के दाने मिल रहे हैं, कुछ जौ के दाने मिल रहे हैं, और कुछ धान की भूसी मिल रही है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन चबूतरों का प्रयोग फसलों को दबाने के लिए भी किया जाता होगा, और ओखली में क्या है? अन्न निकालने के लिए, उन फसलों से क्या है? अनाज निकालने के लिए इन ओखलियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें 18 वृत्ताकार चबूतरे के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? हड़प्पा से मिल रहे हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि यहीं से हमें श्रमिक यहां पर आप देखेंगे, मैं इसको साफ कर दूं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे 15 इकाइयों की पंक्ति में आप देखेंगे यहां श्रमिक आवास मिल रहा है। यहां क्या मिल रहा है? श्रमिक आवास देखने को मिल रहा है। श्रमिक आवास यहां देखने को मिल रहा है। और इन श्रमिक आवास में आप देखेंगे कि इनके जो आवास है इनमें कई कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन भी है, शौचालय और रसोई, इन सब की व्यवस्थाएं यहां पर इन आवास में देखने को मिल रही है। और ये जो आवास मिल रहे हैं कहीं ना कहीं ये श्रमिक हैं, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, अनाज निकालने का काम कर रहे हैं। और यहीं से आप देखेंगे, यहीं से कुछ भट्टे मिले हैं, कुछ भट्टे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर कुछ भट्टे हैं तो कुछ धातुओं के ढेर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी हमें कुछ धातुओं के ढेर भी यहां पर हमें क्या है? देखने को मिल रहे हैं। तो यह जानकारी हमें देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि हड़प्पा से सेल खड़ी से निर्मित स्लेट निर्मित नटराज की मूर्ति मिल रही है। नटराज की मूर्ति मिल रही है। यहां हमें स्लेट और चूना से निर्मित क्या है? नटराज की मूर्ति देखने को मिल रही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? जो हमें जो मिली है वो क्या है? नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज की क्या है? मूर्ति मिली है। ऐसे ही यहाँ नटराज में जो मूर्ति मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? हड़प्पा मिल रही है। और वह किससे निर्मित है? स्लेट चूना से निर्मित है। वहां नटराज की यहाँ पर मूर्ति मिल रही है। आप देखेंगे दोस्तों कि यहीं से एक महत्वपूर्ण, और हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों कब्रिस्तान मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता से हमें और क्या मिल रहा है? हमें यहां पर
हमें कब्रिस्तान, यहां पर हमें कब्रिस्तान H देखने को मिल रहा है और कब्रिस्तान R37 देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? R37 देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस सभ्यता की हमें अंत्येष्टि प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल रही कि शवों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है या आंशिक समाधान या पूर्ण समाधान। तो यह सब जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से भी देखने को मिल रही है, जिसमें कब्रिस्तान R37 में कुछ कंकाल हमें देखने को मिल रहे हैं दफन हुए। हमें कब्रिस्तान H से भी यही हमें कुछ जानकारियां मिल रही हैं कंकालों के बारे में। तो हमें कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 के बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता, यह हड़प्पा नामक स्थल हमें क्या है जानकारी दे रहा है। वहीं आप देखेंगे हमें कि या पृथ्वी देवी की पूजा पृथ्वी देवी की पूजा या पृथ्वी देवी की मूर्ति रूप में क्या है हमें पूजा देखने को मिल रही है। इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री है, इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री है और स्त्री के गर्भ से एक पौधा है वो निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। और कहीं ना कहीं इससे अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं ये लोग पृथ्वी को देवी मानकर क्या कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। वहीं हमें मिला है एक साक्ष्य और देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें तांबे का मानव आकृति मिली है। तांबे की क्या है? मानव आकृति मिली है। तांबे की क्या है? मानव आकृति भी हमें यहां देखने को मिल रही है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधे के सीधे जो फैक्ट है वो हमें वन लाइन क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह सब हड़प्पा सभ्यता से हमें देखने को मिल रही है। अब हमें जो नेक्स्ट जो स्थल है वह है हमारा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी मोहनजोदड़ो से मिल रही है। दोस्तों जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह आप देखेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर क्या है, यह बसा हुआ है। फिर हम देखेंगे किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सिंध नदी के तट पर, सिंध नदी के तट पर यह हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है। हम इसकी अगर वहीं खोज की बात करें कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जैसे ही खोज हुई उसके एक साल बाद यानी 1922 में एक व्यक्ति आते हैं और उनका नाम है राखल दास बनर्जी। और इन्हें मोहनजोदड़ो की खोज का क्या है, श्रेय दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से और क्या जानकारी मिलती है। तो अब हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का एक नाम तो यही है मृतकों का टीला। दूसरा आप नाम देखेंगे आध्यात्मिक नगर। तीसरा आप जो नाम देखेंगे स्तूपों का शहर। फिर आप देखेंगे
रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, या सिंध का बाग, या सिंध का बाग। तो इतने सारे नाम मोहनजोदड़ो के हमें देखने को मिल जाएंगे। यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का एक नाम है। आध्यात्मिक नगर, यहां पर आप देख लेंगे जैसे स्नानागार हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो आध्यात्मिक नगर भी इसे कहा जा रहा है। स्तूपों का शहर आप देख लेंगे, दूसरी शताब्दी में हमें कनिष्क का जो बौद्ध स्तूप यहां पर हमने देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसे स्तूपों का शहर भी कहा जा रहा है। आप देख लेंगे इसे रेगिस्तान का बगीचा कहा जा रहा है, क्योंकि आप देख लेंगे पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर क्या है, एक तरीके से मरुस्थल है, तो वहां पर आप देख लेंगे रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग। ये सब सारे नाम हमारे किसके पढ़ रहे हैं, ये सारे नाम मोहनजोदड़ो के हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिल रही है। मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या जानकारी देखने को मिल रही है। आप देखें कि दोस्तों मोहनजोदड़ो यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल किसी नगर का है तो वह है मोहनजोदड़ो, और सबसे ज्यादा जनता भी क्या है, यानी जनसंख्या भी यह क्या है, यहां निवास कर रही है। फिर वहीं आप देख लेंगे कि मोहनजोदड़ो से और क्या मिल रहा है, यही देख लेंगे कि दूसरी शताब्दी आप यहां कनिष्क या बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित हमें क्या है, हमें यहां स्तूप देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कनिष्क से संबंधित है, यानी कनिष्क। और आप देख लेंगे यहां चैत्य भी मिल रहा है, यहां चैत्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें बौद्ध धर्म स्तूप यहां पर क्या है देखने को मिल रहे हैं, जो कनिष्क से क्या है संबंधित हैं। फिर हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें और क्या मिल रहा है। यहां पर देख लेंगे कि मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नृत्य स्त्री की मूर्ति मिल रही है, स्त्री की मूर्ति मिल रही है। तो आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक डांस करती हुई स्त्री की मूर्ति मिल रही है, और कहीं ना कहीं वह कांसा धातु से क्या है निर्मित है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, इन्हें धातुओं का भी एक अच्छा ज्ञान था, इन्हें रसायन विज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान था कि मिश्र धातु किस टाइप से बनाई जाती है। यानी कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, और तो कांसे का जब ये निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें रसायन विज्ञान का क्या है एक अच्छा ज्ञान है। तो आप देख रहे हैं कि कांसे की एक नृत्य मूर्ति यहां पर देखने को मिल रही है। फिर आप देखेंगे कि यहीं से सूती कपड़ा का साक्ष्य यहां से मिल रहा है। सूती कपड़ा का क्या साक्ष्य भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यहीं से आप देखेंगे ऊनी कपड़ा का साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहा है, ऊनी कपड़ा का साक्ष्य भी यहां हमें देखने को मिल रहा है, ऊनी कपड़ा का साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहा है। एक मिनट दोस्तों, तो ऊनी कपड़ा का साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे कि यहां से पक्की सड़कें हमें देखने को मिल रही हैं,
यहाँ पक्की सड़कें देखने को मिल रही हैं, और जो राजपथ है वो लगभग 10 मीटर चौड़ा है, जिसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 10 मीटर चौड़ी है। यानी यहाँ पक्की सड़कें मिल रही हैं और राजपथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। वहीं आप देख लेंगे कि यहीं से हमें कृत्रिम बांध के साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी यह जो सभ्यता है एग्रीकल्चर के लिए, यह सिंचाई व्यवस्था की क्या है, व्यवस्था के लिए है। हमें कृत्रिम बांध यहीं से हमें कहां से देखने को मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो जो मूवी है उसमें आप देखेंगे कि जो सिंध पर जो बांध बना है उसके फूटने से क्या है, पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कृत्रिम बांध के क्या मिल रहे हैं, यहाँ से हमें कृत्रिम बांध के साक्ष्य मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ घरों में कुएं मिल रहे हैं, घरों में कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं, कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं। यानी हड़प्पा में घरों में कुएं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुएं मिल रहे हैं। और यहाँ शौचालय मिल रहे हैं, शौचालय के साक्ष्य मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, रसोई मिल रही हैं, आंगन मिल रहा है। आंगन के भी साक्ष्य हमें कहां से मिल रहे हैं, यह आंगन के साक्ष्य में कहां मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से भी हमें आंगन के साक्ष्य मिल रहे हैं। वहीं हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में, दोस्तों 1 मिनट को साफ कर दूं। दोस्तों जितने भी मैं जो फैक्ट बता रहा हूं यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहां से जो फैक्ट मैंने बता रहा हूं यहां से आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे 1 लाइन फैक्ट के रूप में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इनको क्या है, नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से यहां चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिल रहा है, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिल रहा है। यानी अगर देखा जाए भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां देखने को मिल रहा है, हमें यहीं से सिंधु सभ्यता में देखने को मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहा है। आप यहां से देखेंगे कि सर्वाधिक जो मोहरें हैं, यहां जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, और वह सर्वाधिक मोहरें किसकी मिली हैं, वृषभ की मिली हैं, वृषभ की मोहरें मिली हैं। यहीं पर आप देखेंगे पशुपति शिव की मोहर मिली है, पशुपति शिव के अंकित वाली मोहर मिली है, अंकित मोहर मिली है, पशुपति शिव की अंकित मोहर मिली है। यहीं आप देख लेंगे पशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है, शिव की क्या है, एक मूर्ति मिली है। यहीं पर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से यहां पर हड्डियों से बनी एक सुई मिली है, हड्डियों से बनी एक सुई मिली है, जो शल्य चिकित्सा की क्या है, जानकारी दे रही है। यानी कहीं ना कहीं उस जमाने में ये लोग सर्जरी से परिचित थे। हड्डियों की सुई क्या बता रही है, कहीं ना कहीं यह लोग शल्य चिकित्सा से क्या थे, परिचित थे। और यहीं पर आप देखेंगे कि यहां से एक बालक की खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है, और यह खोपड़ी कैसी थी, छिद्र युक्त खोपड़ी थी, छिद्र युक्त खोपड़ी। और यह जो छिद्र युक्त खोपड़ी है, इससे अनुमान लगाया गया कि यह जो लोग हैं यह कहीं ना कहीं चिकित्सा संबंधी कुछ जानकारी क्या है अपने पास रखते थे। तो छिद्रयुक्त खोपड़ी से हमें यह जानकारी मिल रही है, हड्डियों की जो बनी एक सुई मिल रही है, इससे हमें क्या है, जानकारी मिल रही है। यहीं पर आप देखेंगे कि छिद्रयुक्त हमें खोपड़ी मिल रही है। फिर आप देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है, यहां से
एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है। एक मोहर मिली है और उस मोहर में आप देखेंगे कि आधा भाग मानव का है, आधा भाग मानव का है व आधा भाग बाघ का मिला है, बाघ का मिला है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से जैसे आधा भाग मानव का और आधा भाग किसका मिला है, बाघ का मिला। अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो आधा भाग मानव का, मनुष्य का, आधा भाग शेर का। एक तरीके से नरसिंह भगवान हमें जो देखने को मिल जाते हैं उसी रूप में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आधा भाग मानव का है और आधा भाग किसका है, बाघ का। तो इस टाइप की एक मोहर भी हमें क्या है, मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों और क्या क्या मिल रहा है मोहनजोदड़ो से, यह भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जितने भी हमारे जो फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। कुछ फैक्ट और रह गए हैं, वो भी हम यहां क्या है, कवर कर लेंगे। फिर हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है। सीप के बाट मिले हैं, बाट मिले हैं, यानी माप तौल के लिए जो बाट मिले हैं, जो तौलने के लिए सीप के बाट मिले हैं। यहीं पे आप देख लेंगे तराजू मिला है, तराजू मिला है। और देख लेते हैं और यहां पर क्या क्या मिला है। यहां पर आप देख लेंगे कनेडी के अनुसार यहां मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, यहां मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिल रहे हैं यह हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहे हैं, यानी मलेरिया के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सीप के बाट मिल रहे हैं दोस्तों तौल के लिए, और तौल की लगभग 16 का संख्या का गुणज का उपयोग किया जाता था, यानी माप तौल के लिए 16 की संख्या का क्या है, गुणज का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, किया जाता था। तो यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिल रहे हैं, सीप के बाट मिले हैं, तराजू मिला है। और देख लेते हैं हम और क्या क्या मिल रहा है। हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से ही हमें बृहद स्नानागार, अन्नागार मिल रहा है, अन्नागार देखने को मिल रहा है। यही हमें सभागार देखने को मिल रहा है, सभागार देखने को मिल रहा है। यही हमें पुरोहित आवास देखने को मिल रहा है। आवास हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, यह सब हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमने बहुत सारे क्या है, फैक्ट कवर कर लिए हैं। हमने मोहनजोदड़ो से बहुत सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पर सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और यहाँ से आपके जितना भी जो लेक्चर मैंने कराया है, यहाँ से आपके वन लाइन फैक्ट वो किसी भी एग्जाम में क्या है, बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से आपके सारे के सारे जो फैक्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको अगर कोई डाउट या शंका है तो आप क्या है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या मिल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे सेल खड़ी से निर्मित, सेल खड़ी से निर्मित ध्यान युक्त पुरुष मिला है। यहीं से हमें कहां से मिल रहा है, यह सब हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। ऊपरी धड़ हमें मोहनजोदड़ो से यह सब हमें देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन व्यवस्था डीपली पढ़ लिया है, और हमने हड़प्पा सभ्यता भी हमें डीपली पढ़ लिया है, और हमने मोहनजोदड़ो भी डीपली पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब हमारा क्या है,
जो लेक्चर था नगर नियोजन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह 3 टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं। अब हमें क्या है 5 मिनट में हम इनका क्या है पूरा समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि नगर नियोजन, तो आप मेरे साथ क्या है रिवीजन करेंगे। तो आप दोहराएंगे कि हड़प्पा सप्ताह का जो संपूर्ण क्षेत्र क्या है 2 भागों में बटा था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में जो शासक वर्ग निवास करते थे उनसे रिलेटिव थे, और पूर्वी टीले में क्या है सामान्य जनता और श्रमिक और व्यापारी क्या है वहां पर निवास करते थे। पश्चिमी जो टीला है वो रक्षा दीवार से घिरा हुआ था, और जिसकी जो दीवार है वो 12 मीटर ऊंची थी, और जगह जगह दिशाओं में उनके क्या है द्वार होते थे, जहां पर वो पहरी उनके क्या है निरीक्षण या मतलब पहरेदारी को क्या खड़े होते थे। जबकि पूर्वी टीला में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार नहीं पाई जाती। फिर हम दोस्तों देख लेते हैं कि इस सभ्यता में भवनों का जो निर्माण है वो 2 मंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है, और ऊपर नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। भवनों में दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, और भवनों में ईंटों को जोड़ने के लिए गीली मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मोहनजोदड़ो के जो बृहद स्नानागार का जो निर्माण हुआ उसमें क्या है बिटुमेंस का क्या है प्रयोग किया गया। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का जो प्रकार था वो 4:2:1 की उसमें फॉर्म था। फिर हम दोस्तों देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्तंभ का जो आकार था यानी जो पिलर का आकार था वो वर्गाकार था, और जो फर्श था वो कच्चा था। लेकिन सिंधु सभ्यता में एक अपवाद है कालीबंगा, जिसका फर्श क्या है पक्का था और अलंकृत था। हमने यह भी देख लिया। फिर हमने देखा कि जो इस सभ्यता में जो नगर में जो सड़कें हैं वो समकोण पर काट रही हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, और सड़कें कहीं ना कहीं कैसी हैं पक्की हैं। इस टाइम क्या है पक्की हैं। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो भवन निर्माण बन रहे हैं प्रत्येक घर में आपको यहाँ शौचालय देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रत्येक घर में रसोई यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों जब ये भवनों का निर्माण हो जा रहा है तो इस बात का इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि भवनों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुले। तो यह भी हमें इस सभ्यता नगर नियोजन में देखने को मिल रही है। जबकि इसका एक अपवाद था। अपवाद क्या था? लोथल था, जिसके जो मुख्य दरवाजे हैं वो घरों की ओर ना खुलकर बाहर की ओर क्या है खुल रहे हैं। तो यह एक अपवाद हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने नगर नियोजन व्यवस्था देखने को पढ़ ली है। आज जो स्मार्ट सिटी हम देख रहे हैं वो 4000 साल पहले हमें देखने को मिल जाती है। फिर हमने हड़प्पा के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता था यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन नगर है, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला वर्तमान और पहले मोंटगोमरी जिला में क्या है स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अन्य नाम के बारे में हमने बताया था। तो अन्य नाम के बारे में हमने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो अन्य नाम है एक तो क्या है अर्ध औद्योगिक नगर है, दूसरा तोरण द्वार का इसे नगर कहा जाता है। हमने यह भी देखा था। हमने यह भी देखा था कि जो हड़प्पा की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहिनी ने की थी जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो हड़प्पा हमने देख लिया। फिर हमने देखा था कि हड़प्पा की विशेषताएं क्या क्या है। तो हमने देखा था कि यह प्रथम उत्खनित नगर है। दूसरा हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तीसरा हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता से हमें 6 पंक्तियों में हमें क्या है अन्नागार के साक्ष्य मिल रहे हैं, और उसमें हमें क्या है 18 वृत्ताकार चबूतरे मिल रहे हैं, जिसमें एक ओखली है। उस ओखली में हमें गेहूं व जौ के ताने मिले हैं, और हमें 15 पंक्तियों में श्रमिक के आवास वहां देखने को मिल रहे हैं। गले हुए कुछ ढेर भी वहां पर मिल रहे हैं धातु के। तो हमने यह जानकारी हड़प्पा सभ्यता से देखी थी। हमने सभ्यता से देखा था कि जो सेल खड़ी से निर्मित नटराज की मूर्ति भी हमें वहां पर देखने को मिल रही है। कहां से मिल रही है? हड़प्पा से हमें देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि हड़प्पा की जो उत्खनन से हमें कब्रिस्तान की जानकारी मिली है, जिसमें कब्रिस्तान है जो कब्रिस्तान 837 की क्या है हमें जानकारी यहां पर मिल रही है। हड़प्पा से हमने देखा था कि तांबे की मानव आकृति हमें यह सब देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यह तो क्या हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया। अब दोस्तों हम दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम 2 मिनट में क्या समराइज कर लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आप देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और जो मोहनजोदड़ो है इसके कई अन्य नाम हैं, जैसे मृतकों का टीला, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का बगीचा, स्तूपों का शहर, है ना। तो यह सब अन्य नाम किसके हैं? मोहनजोदड़ो के हैं। अब हम विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राचीनतम चांदी का साक्ष्य मिल रहा है दोस्तों। हमें यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिल रहा है। हमें यहाँ से ऊनी वस्त्र का भी हमें मिल रहा है साक्ष्य मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है।
यानी जो हमारी जो सिल्वर धातु है यहाँ से कम से जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वह हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में हमें यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी कनेडी एक व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से हमें मिल रहे हैं। आप देख लेंगे मोहनजोदड़ो से ही हमें हड्डियों की बनी हुई सुई मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दे रही हैं। और एक बालक की हमें खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है, जगह जगह छिद्र है, तो उससे यह अनुमान लगाया है कि इन लोगों को उस समय शल्य चिकित्सा की क्या है, जानकारी थी। तो यह भी हमें क्या है, जानकारी यहाँ पर हमें इसमें देखने को मिल रही है। आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार देखने को मिल रहा है, हमें बृहद स्नानागार देखने को मिल रहा है जिससे हमें उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। अन्नागार से हमें कृषि व्यवस्था की उन्नत विकसित होने की हमें जानकारी मिल रही है। सभागार देख रहे हैं, इसमें क्या है, सभा होती थी, शासक वर्ग के संबंधित उससे फैसले लिए जाते थे। पुरोहित आवास मिल रहा है यहाँ पर, तो यह सब हमें भवन इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमें एक व्यक्ति का, ध्यान युक्त व्यक्ति की एक वो मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें सीप के बांट मिल रहे हैं, यहाँ हमें तराजू मिल रहा है। तो यह सब जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 3 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया और तीनों टॉपिकों का हमने क्या है, विस्तार से अध्ययन किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों वह है हमारा लोथल, धौलावीरा और जितने भी जो नगर आएंगे उनके बारे में होगा। तो उनका भी हमें क्या है, बहुत सारा डिटेल से वहां पर अध्ययन करना है। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कुछ कमेंट या कुछ डाउट वगैरह तो आप क्या है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।